हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ मॉक टेस्ट है ये। इस मॉक टेस्ट में आपको सभी पर्सन जो है 6 लेवल के देखने को मिलेंगे। साथ में इस मॉक टेस्ट में 10% करंट के भी शामिल किए गए हैं। टोटल जो है 45 प्लस पर्सन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस मॉक टेस्ट में। तो एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है ये। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, और ये शहर है केरल का। ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रही ई समृद्धि पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। एमएसपी पर दालों की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करना ही इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यह प्रश्न कल वाली क्लास में भी हमने आपको कराया था और बताया था श्रीनगर। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो प्रश्न जो है ऐसे ही घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1989 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है, दो चर x तथा y के बीच दिया गया एक संबंध है 2x + 3y - 5 = 0 है। तो x की माध्यिका 2 है, y की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो इस वैल्यू को आप जो है इस समीकरण में पुट कर दीजिए। x के स्थान पर 2 को जब रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3y - 5 = 0 आएगा। फिर जो है आप इसको लेस कर दीजिए। -5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा बराबर 0। तो 3y बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि इधर से उधर लेकर जाएंगे ये प्लस में आ जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 1/3 आएगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। y की माध्यिका हमारे पास 1/3 है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, शायरा, उपयुक्त से भी। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। धोबिया पूर्वांचल का है, शायरा बुंदेलखंड क्षेत्र का है, और राई नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही यह नृत्य है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ऑप्शन बी राइट है। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग जो है जमा हुए थे। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8। अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण किस प्रकार की विधि या प्रक्रिया है? तो डी यहाँ पर सही है। तो डी चुनने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तकनीकी है जिसका उपयोग कणों को उनके आकार, आकृति, घनत्व आदि के अनुसार विलयन से अलग करने के लिए किया जाता है। जिसमें घनत्व आदि के अनुसार विलयन को क्या किया जाता है? अलग जो है किया जाता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। कथन कारण का प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। क्या यह बात यहाँ पर सही लिखी हुई है? तो बिल्कुल सही है। सभी जानते हैं कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं।
तो ये भी सही है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ये ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि दोनों बातें ही यहाँ पर सही लिखी हुई हैं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। मैंने आपको कथन कारण के संबंध में ये वाला टॉपिक करा दिया है। देखिए दोनों बातें सही हैं, क्योंकि गर्मियों में हल्के रंगीन कपड़ों को पहनने की वरीयता दी जाती है। इसका रीज़न ये है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो एक ही पॉइंट के बारे में चर्चा की जा रही है और कथन का जो है कारण में अर्थ मेंशन है, तो बिल्कुल स्पष्टीकरण व्याख्या करेगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन और कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन दिया गया है, तो यह सही सुमेलित नहीं है, परंतु जो यहाँ पर सही सुमेलित हैं उनको याद कर लीजिए। मेलाटोनिन, इसका जो कार्य है निद्रा का नियंत्रण करना है। इंसुलिन को जानते हैं, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन को भी जानते हैं, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निःसरण करता है। और रक्तचाप का नियमन कौन सा हार्मोन करता है, तो इस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में उद्योग दिए गए हैं। तो आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। बोंगाईगांव, ये सेल रसायन पेट्रोकेमिकल, तो ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, तो सी और डी को तो काट ही दीजिए। और डी का 1 दोनों में मेंशन है। सिरपुर कागज उद्योग, तो सिरपुर के लिए क्या आएगा, कागज उद्योग आएगा। अब आप आ जाइए कोरापुट पर। कोरापुट जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो वायुयान के लिए। बी का 3 आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पिंजौर, जो कि मशीनी औजार के लिए जाने जाने वाला प्रसिद्ध स्थान है। तो ये सभी अच्छे पॉइंट थे, तो पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि बोंगाईगांव कहाँ पर है, ये असम में है। और कोरापुट ये आपका उड़ीसा में है। सिरपुर आपका आंध्र प्रदेश में है। और पिंजौर ये हरियाणा में है, जो कि मशीनरी औजार से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। उच्च पीएच वाली मृदाओं में प्राय इनकी न्यूनता होती है। तो किसकी कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो डी राइट आंसर है। कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व जो है न्यूनतम देखने को मिलता है पीएच वाली मृदाओं में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। इन फसलों का उनमें प्रोटीन अंश के बढ़ते जाने के क्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इन चारों में देखना है कि किस में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो इन चारों में जो है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि 4 जो है लास्ट में आएगा। बी और डी को काट दीजिए। और सबसे कम यहाँ पर धान में होती है, तो यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। तो सबसे कम धान में होती है, उसके बाद गेहूं में होती है, फिर आपका मूंगफली में, और लास्ट में आएगा सोयाबीन में, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही खबरों में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है। भारत सहित 12 देशों ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला कथन ये कह रहा है, जीरो डेब्रिज चार्टर का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलबों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। अंतरिक्ष में जो भी कचरा है उसके लिए जो है ये कार्य करेगा, और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम जो है इस प्रकार की सफलता हासिल कर सके, यानी कचरे के मलबे को साफ कर सके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पर्सन है, ऐसा पर्सन जो एग्ज़ाम में आ जाता है। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि भारत जो इसमें शामिल नहीं है। केवल 12 देशों ने ही जीरो डेवरी चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, अग्निकुल कॉस्मोस। याद कर लीजिए, अग्निकुल है ये और कॉस्मोस है। यहाँ पर अग्निपुत्र दिया गया है और कॉस्मोस दिया गया है, तो ये नहीं आएगा, डी आएगा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है, मोटिवेशन जो है मिलता रहना चाहिए। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट लिग्नोसैट निर्मित की है? तो लकड़ी से बनी जो है दुनिया की पहली सैटेलाइट है, जिसका नाम है लिग्नोसैट। आंसर ए विकल्प है, जापान ने जो इसको विकसित किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए कूट के माध्यम से। कथन कारण का ही प्रश्न है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। महमूद तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो देखिए क्या ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा, या फिर सी डी में से कोई एक आंसर है। तो यहाँ पर ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल जो सिद्ध हुई थी, ये पॉइंट हम सभी जानते हैं। और तुगलक द्वारा मुद्रा नियमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, यही इसका रीजन था, इसलिए जो है सही व्याख्या ये कर रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए कुछ प्रश्न तो कथन कारण के आएंगे और हम उनको आसानी से कर जाएंगे। प्रश्न नंबर है 18 है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। इस प्रश्न को तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना ही पड़ेगा। 2-3 प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में 100% आएंगे। तो यदि आपके इस प्रकार के प्रश्न तैयार नहीं हैं, तो यदि ये वीडियो में आया है तो इसी को आप तैयार कर लीजिए। लेकिन नोट करना भी आरओ एग्ज़ाम के लिए एक कला है, और उसका रिवीजन हमको कब करना है? एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले कर लो, 10 दिन पहले कर लो। 10-20 पन्ने यदि भर भी जाते हैं तो हम उनका रिवीजन फटाफट कर लेंगे। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। चलिए फिर आगे देखिए, कच्छ का विद्रोह कहा गया है, ये हुआ था 1819 से 31 तक। वेलोर का सिपाही विद्रोह ये हुआ था 1806 ईस्वी में। और संथाल विद्रोह ये तो हम जानते ही हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में, यानी कि 1855-56 लिखा होता है, तो ये 56 में हुआ था फाइनल। और कोल विद्रोह यह तो हमको याद ही रहता है, ये हुआ था 1831-32 ईस्वी में। तो हमको देख लेना है, अब हमको देख लेना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद में थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में फिर सेकंड आएगा, और सेकंड के बाद में 5 आएगा, और 5 के बाद में 6 आएगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से इन कथनों में से कौन से कथन सही है? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। असहयोग आंदोलन
से देखिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही हैं। तो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, तो बाकी तीनों सही है, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाइए 20। निम्नलिखित में से कौन सा तना का रूपांतर नहीं है? प्याज, अदरक, गाजर, आलू। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये तना का रूपांतर नहीं है, जबकि अदरक और प्याज और आपका आलू ये तना का रूपांतर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीमारी और प्रभावित अंग। डिप्थीरिया बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है, निमोनिया फेफड़ा दिया गया है, टाइफाइड आँख दिया गया है, टिटनस तंत्रिका तंत्र दिया गया है। तो आसानी से आपने इसका आंसर चुन लिया है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। तो डिप्थीरिया जो रोग होता है ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है नाक, गले, श्वास नली को। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फेनिक अम्ल, बी और सी में आंसर है। तो सी राइट आंसर है, प्याज और लहसुन में भी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से मिलकर विश्व बैंक का गठन होता है? बैंकिंग का प्रश्न है, और बैंकिंग से मैंने आपको बता रखा है कि 3% जो है बैंकिंग से ही देखने को मिले थे एग्जाम में। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इनसे मिलकर के विश्व बैंक का जो है गठन हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय होगी। तो सी राइट आंसर है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर ये अवधि होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादित अंतिम वस्तुओं को याद रखना है। हम प्रत्येक क्लास में इस तरीके से प्रश्न ले रहे हैं ताकि सभी टॉपिक को कवर भी किया जा सके और एक बेहतरीन क्लास भी बन जाए। आरओ का एग्ज़ाम जो है एक अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो काफ़ी समय मिल चुका है। तो यदि आप भी समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हो तो इसी प्रकार के प्रश्नों को भाई लगाना पड़ेगा। ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? ब्लैक हार्ट तो ये आलू में देखने को मिलता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे झाड़ी नुमा हो जाते हैं तथा कल्ले कम निकलते हैं? तो कौन सा तत्व ऐसा है जिसके कारण पौधे जो है झाड़ी नुमा टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो बी राइट आंसर है, फास्फोरस, इस तत्व की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही काल अनुक्रम जिसमें ये संगठन स्थापित हुए हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? जानते हैं, सन 1982 को। और मंथ याद कर लेंगे ज़्यादा बेटर है, 12 जुलाई 1982 को। और कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? 1965 में किया गया था। उसके बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। और ये भी याद कर लीजिए 2 अक्टूबर 1975 को। नाफेड का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 2 3 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 28 है, अंगूर में पाए जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल है। तो सी राइट है, टार्टेरिक अम्ल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कितने कथन यहाँ पर सही हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। अली लाल को मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, तो ये भी सही पॉइंट है। लाला लाजपत राय द प्यूपिल समाचार पत्र से समृद्ध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 सही हैं। तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लाला लाजपत राय द प्यूपिल समाचार पत्र से संबंधित थे। तो सभी यहाँ पर जो है अच्छे पॉइंट हैं। ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न करने में असमर्थ हो रहे हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छी तैयारी आपको करनी चाहिए, अपनी जो है स्टडी जो है बढ़ा देनी चाहिए। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो ये प्रश्न हमने आपको करा भी रखा है, गलत तो नहीं करना आपको। डी आएगा, 0 से 14 वर्ष की आयु समूह, जो कि आश्रित आबादी के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि ये दूसरों पर जो है आश्रित होते हैं। और यहीं पर जो है आपको याद रखना है, या फिर 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वो भी आश्रित आबादी पर ही डिपेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। जो उच्चारण से तात्पर्य है, तो डी राइट आंसर है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। जैव उपचार से यह तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वनों उन्मूलन। ये एक कारण है, तो वनों की कटाई जो है नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है, कर्मा एक लोक नृत्य है। सोनभद्र का, ब्रज क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का, उपयुक्त में से कहीं का नहीं। तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि ये सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नोएडा दिया गया है, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर खेल के सामान बनाने का उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। तो ऑप्शन डी राइट होगा, वाराणसी रेशम उद्योग नहीं आएगा। वाराणसी जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और खेल का सामान जो मेरठ में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। तो ऑप्शन सी राइट है, कानपुर में यह अवस्थित है। प्रश्न नंबर 36 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। तो मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। सोनभद्र चूने का पत्थर, ए का 4 आएगा। इलाहाबाद शीशे वाली बालू, तो बी आएगा। ललितपुर तांबा आएगा। मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले, तो 1 आएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बी राइट आंसर है। यूपी स्पेशल से मैंने आपको 3 क्लासें उपलब्ध करा दी हैं। उन तीनों क्लासों को आपको वॉच कर लेना है, क्योंकि यूपी स्पेशल में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, तो उनको वॉच कर लीजिए। और यूपी स्पेशल की जल्दी आपको एक और नई क्लास उपलब्ध हो जाएगी। प्रश्न नंबर देखते हैं 37, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजनाएं
और किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ पर इनकी अवधि वर्ष दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 तो ये भी सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था, सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2017 दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो योजना से 1% आपको वहाँ पर देखने को 100% मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख निम्नलिखित के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में, तो ऑप्शन सी राइट है, अनुच्छेद 263। प्रश्न नंबर 39 है, महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी में ये क्या होती है, प्रभावित होती है, तो डी राइट होगा। पश्चिम बंगाल इसके लिए नहीं आएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो कि 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। घटना चक्र से प्रश्न शामिल किया है, तो एक अच्छा प्रश्न है ये। तो भूमध्य रेखा आपको याद करना है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और साथ में आपको याद कर लेना है ब्राज़ील, तो ये ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है। और भैया गेबन, इसको भी याद कर लीजिए, लगे हाथ यहाँ पर, इसको भी याद कर लीजिए। गेबन आएगा और मालदीव आएगा, और अन्य से भी होकर के गुजरती है। तो इतने पॉइंट तो याद कर ही लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यदि ग्रेट को ये लिखा जाता है और डोगरी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है जी को 7 लिख रहा है, तो सही है। तो डी को क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। और आर का जो नंबर होता है 18 होता है, और यहाँ पर इसने 9 लिखा है, यानी कि इन दोनों को इसने ऐड किया है। 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा ना। तो ओ का नंबर 15 होता है, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस हिसाब से सी राइट आंसर होना चाहिए, तो सी ही यहाँ पर सही है। आगे भी आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 42 है, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है। मैथ और रीजनिंग भी 6% रीजनिंग के आए थे, 6% मैथ के आए थे, 12% है ये 12% भी मेरिट को ऊपर नीचे करते हैं। इस चीज़ को ध्यान जरूर रखना है, इनको कवर जरूर करना है। तो किसको बनाया जा सकता है, आपने आंसर चुन लिया होगा, सी राइट आंसर है। इसको यहाँ पर बनाया जा सकता है। जबकि यदि आप अन्य में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको त्रुटि देखने को मिलेगी। देख लीजिए, पहले वाले में कितने आर दिए गए हैं, 2 आर दिए गए हैं, परंतु ऊपर तो एक ही आर मेंशन है। फिर डी वाले को देखिए, इसमें देखिए ई कितनी जो है रिपीट हो रही है, कहीं ई रिपीट हो रही है, परंतु ऊपर तो केवल 2 ही ई हैं। और फिर यहाँ पर देखिए बी वाले में क्या है, इसमें आर जो है कई बार रिपीट हो रहा है, परंतु ऊपर जो है हमारा आर केवल एक ही बार है। तो इस प्रकार इनमें यहाँ पर त्रुटि थी, सी राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, एक परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में बना था। प्रश्न पत्र को जो है याद करते रहना है आपको। ये 70% उत्तीर्ण है, 60% उत्तीर्ण है, परंतु 15% जो है दोनों में फेल है, और यहाँ पर उत्तीर्ण दिया गया है। तो क्या करें, तो पास वालों को आप फेल कर लीजिए। तो आप इसे डायग्राम से फेल कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर आप 15% जो लिख दीजिए। अब 70% जो पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं ना, और 15 यहाँ पर आ चुके हैं, तो 15 यहाँ पर बचेंगे। और 60% जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 40% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 15% यहाँ पर मेंशन हो चुके हैं, तो कितने बचे हैं, 25% बचे हैं। तो इन सभी को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30 और 25 55। तो 55% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, उत्तीर्ण तो
45% हो रहे हैं। और विद्यार्थी कितने हैं? 270 विद्यार्थी हैं जो कि उत्तीर्ण हैं। तो आप यहाँ से कटिंग कर सकते हो। तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 5 से फिर काट लीजिए, 5 छंग 30। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है और यहाँ पर 6 है। तो 100% आप इसको कर लीजिए। इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 600 आएगा। तो 600 विद्यार्थियों की कुल संख्या है। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो इस डायग्राम के माध्यम से। सेकंड मेथड देख लीजिए, इससे आपको शायद आसान पड़ जाए। 70% विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 130% आ जाएगा। और यहाँ पर 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में फ़ेल हो रहे हैं। तो फेल हो रहे हैं, इनको आप पास कर लीजिए। तो पास करने पर कितना आएगा? 85% आएगा ना, क्योंकि 100% होता है। तो आप 85 को उसमें से लेस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? तो हमारे पास बचेगा 45%। तो ये तो सभी उत्तीर्ण है। अब जा 270 इसके आगे रख दीजिए और यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। 600 हमारे पास आ जाएंगे, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 आ जाएगी। ऐसे भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करंट का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी पीछे है। और तीसरे पॉइंट में कहा गया, इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सही है, तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एशियाई किंग गीदों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है? तो बी राइट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रश्न नंबर देखिए 46। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हमने ये प्रश्न भी करा रखा है आपको कि नाटो के महासचिव कौन है, याद कीजिए। मार्क रूट ये बने हैं और ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न नंबर है 47। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। केंद्र सूची में जनगणना वाला पॉइंट जो है शामिल होता है, तो ए का 3 आएगा और एक का 3 तो ऑप्शन ए में ही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आएगा। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्सन इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी पॉइंट हमको याद रहने चाहिए। और एक पॉइंट आप जरूर सुन लीजिए हमारा चलते चलते। इस क्लास में हमने 47% कवर किए हैं और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में अवश्य करना है। देखिए एक अच्छा फीडबैक आपको देते रहना है, तभी जा कर के हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देते रहेंगे सेलेक्ट करके। और हाँ, हमने आपको देखिए काफ़ी क्लासें उपलब्ध करा दी हैं, कम से भी कम 100 क्लासें हमने आपको दे दी हैं जीएस में। यदि आप देखेंगे एक क्लास में 30% से भी ज़्यादा प्रश्न होते हैं। यदि आप गुना कर देंगे तो 3000 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इस बात को भी आप देख लीजिए। तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे? यहीं सबसे बनेंगे भाई। और हम जो है कंटिन्यू आपको करा रहे हैं।
करंट की क्लास भी आपको मैंने एक बेहतरीन दी है, और बीच बीच में मैं जीके जीएस में भी शामिल करता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।